हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग कर रहे हैं यूपीएससी का टेस्ट, जो कि ये है 2025 में। जिसको भी 2025 का एग्जाम देना है, देखिए फॉर्म आ जा चुका है, तो आप सभी लोग फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। न्यू सर्टिफिकेट जो बनवाना है का सर्टिफिकेट जो भी लग रहा है, उसको आप लोग चेक करके फॉर्म भर लीजिए। ये है विजन आईएएस का टेस्ट, और जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता जाएगा, आपका टेस्ट जो है रेगुलर बेस पे ये फुल लेंथ टेस्ट कराया जाएगा। अभी तो पार्ट पार्ट में कराया जा रहा है। तो आज है टेस्ट नंबर ये 27, और 27 का ये पार्ट 2, जो कि इसमें 31 क्वेश्चन हो चुका था। आज उसके आगे करेंगे हम लोग। तो देखिए, इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक है पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर 2024। जैसे ही इसको लिखेंगे, आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, और आप जाकर उससे जुड़ जाएंगे। जो भी पीडीएफ होगा, जो भी कोई आपका प्रॉब्लम होगा, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। पीडीएफ वहाँ प्रोवाइड किया जाता है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, तब तक आपके साथ हम लोग लगे रहेंगे। जो भी क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 से। इसके पहले का जो क्वेश्चन है वो पार्ट 1 में डाला गया है, आप जाकर उसको भी देख सकते हैं। और एक बार आप लोग वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दिया करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पृथ्वी पर सभी पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए सूर्य की ही एकमात्र प्रत्यक्ष ऊर्जा का स्रोत है। तो वही दूसरा है, पौधे भोजन बनाने के लिए लगभग 1 से 5% सौर विकिरण को ग्रहण करते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 तो कहता है, पृथ्वी पर सभी पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए सूर्य ही एकमात्र प्रत्यक्ष ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य ही एकमात्र शब्द दिया हुआ है। देखिए, इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। गहरे समुद्र के हाइड्रोथर्मल पारिस्थितिकी तंत्र को छोड़कर सभी पृथ्वी पर सभी पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए सूर्य ही एकमात्र है। तो किसको? गहरे समुद्र में। अब समुद्र है, जैसे पानी है, तो गहरे जहाँ पे है, यहाँ पे सूर्य किरण नहीं पहुंच पाएगी ना। तो पहला कथन गलत है। वही दूसरा है कि पौधे भोजन बनाने के लिए लगभग 1 से 5% सौर विकिरण को ग्रहण करते हैं। तो दूसरा कथन सही है। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, हो जाएगा ओनली 2। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ओएनडीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ओएनडीसी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की एक पहल है। दूसरा है, यह विक्रेताओं को विभिन्न ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपने उत्पाद बेचने की अनुमति प्रदान करता है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33। तो देखेंगे, ओएनडीसी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की एक पहल है। पहला ही कथन गलत हो जाएगा। ओएनडीसी पहल का उद्देश्य डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान प्रदान के सभी पहलुओं के लिए खुले नेटवर्क को बढ़ावा देना है। इसे उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग डीपीआईआईटी के अंतर्गत स्थापित किया गया है। तो पहला कथन गलत। वही दूसरा देखेंगे कि यह विक्रेताओं को विभिन्न ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपने उत्पाद बेचने की अनुमति प्रदान करता है। तो ये सही है। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, हो जाएगा ओनली 2। क्या हो जाएगा? ओनली 2 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन से पारिस्थितिकी में एडेफिक कारकों का गठन करते हैं? एडेफिक एडेफिक प्रकाश, तापमान और वायु वेग, या तो दूसरा वायुमंडलीय गैसें, वर्षा और वायुमंडलीय आर्द्रता। तीसरा है मृदा खनिज पदार्थ, मृदा जल, मृदा वायु, और चौथा है ऊंचाई, ढलान और ढलान की दिशा। कितने कथन सही हैं? क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34। एडाफिक कारकों में मृदा के जैविक और भूगर्भिक घटनाओं या मानवजनित गतिविधियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले भौतिक, रासायनिक और जैविक गुण शामिल होते हैं। तो इसमें लगाएंगे तीसरा कथन, मृदा खनिज पदार्थ, मृदा जल और मृदा वायु। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 35। पारितंत्र की उत्पादकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सकल प्राथमिक उत्पादकता परपोषितों की खपत के लिए उपलब्ध जैव मात्रा है। तो वही दूसरा है, महासागर की वार्षिक शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता भूमि की तुलना में अधिक है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35।
तो सकल प्राथमिक उत्पादकता परपोषितों की खपत के लिए उपलब्ध जैव मात्रा है। पहला कथन इसमें गलत हो जाएगा। देखिए, नेट प्राथमिक उत्पादकता परपोषितों की जो खपत है, ये वो शकभक्षी और अपघटक के रूप में के लिए उपलब्ध जैव मात्रा होती है। वही दूसरा कहता है कि महासागर की वार्षिक शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता भूमि की तुलना में अधिक है। तो दूसरा भी कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा, भूमि की तुलना में अधिक कहाँ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। दोनों के दोनों कथन बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा चरागाहों, रैंगलैंड्स और चरावाहों पेस्टोरलिस्ट पर ग्लोबल लैंड आउटलुक थीमेटिक रिपोर्ट जारी की गई है? खाद्य और कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय, विश्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या लगाएंगे? तो ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय। चलिए 37 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत कार्बन बाजार तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्योटो मैग्नीशियम और विवरण दिया हुआ है। स्वच्छ विकास तंत्र CDM, यह औद्योगिक उद्देश्यों को विकासशील देशों में परियोजनाओं से उत्सर्जन में कमी के लिए क्रेडिट खरीदकर उनके उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों को पूरा करने की अनुमति देता है। तो वही दूसरा, संयुक्त कार्यान्वयन यानी JI, औद्योगिक देशों के बीच उत्सर्जन में कमी से संबंध परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाता है। और तीसरा है उत्सर्जन व्यापार, देशों को उनके क्योटो लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उत्सर्जन अनुमतियों का व्यापार करने में सक्षम बनाता है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, तीन युग्म सही है, या तो कोई भी नहीं। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर है 37, क्योटो प्रोटोकॉल। तो देखेंगे स्वच्छ विकास तंत्र, ये क्या है? यह औद्योगिक देशों को विकासशील देशों में परियोजनाओं से उत्सर्जन में कमी के लिए क्रेडिट खरीदकर उनके उत्सर्जन में कमी लक्ष्यों को पूरा करने की अनुमति देता है। पहला सही है। दूसरा देखेंगे, संयुक्त कार्यान्वयन JI, औद्योगिक देशों के बीच उत्सर्जन में कमी से संबंध परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाता है। तो दूसरा भी सही है। तीसरा है उत्सर्जन व्यापार, देशों को उनके क्योटो लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उत्सर्जन अनुमतियों को व्यापार करने में सक्षम बनाता है। कितने सुमेलित हैं? तो इसमें तीनों ही सही है। ऑप्शन नंबर सी। क्या लगाएंगे? ऑप्शन सी। तीनों के तीनों सही सुमेलित था, तो कौन सा होगा? तीनों हो जाएगा। चलिए 38 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित गैसों को 100 वर्षों में उनकी वैश्विक तापन संभाव्यता GWP के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O और सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करिए। 4321 या 3241 या 4231 या 2413। क्वेश्चन नंबर 38 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 38। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, 4321 हो जाएगा। 4321, ठीक है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 होगा। ठीक है, ये कितना हो जाता है? 3200 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। और ये कितना GWP इसका है तापन? तो यह है 23,900। तो वही देखेंगे नाइट्रस ऑक्साइड N2O। तो N2O आपका कितना हो जाएगा? 120 वर्षों का इसका जीवन काल है। और 310 है GWP, मतलब वैश्विक तापन संभाव्यता। और मीथेन CH4, तो ये है 12 से लेकर 12 से 15 साल तक का। और 21 GWP है। वही देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो इसका है GWP क्या है? 1 है। और 50 से 200 वर्षों तक का इसका रहता है। ठीक है, 50 से 200 वर्षों तक का रहता है। तो क्या लगाएंगे इसमें? इसमें लगाएंगे 4321, 4321। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। पवित्र उपवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पवित्र उपवन धार्मिक या सांस्कृतिक महत्व के कारण स्थानीय समुदायों द्वारा संरक्षित वन के परंपरागत भूखंड हैं। तो वही दूसरा है, इन उपवनों की मूल स्थिति को बनाए रखने के लिए इनमें सामान्य तौर पर किसी भी प्रकार के मानवीय हस्तक्षेप की अनुमति नहीं होती है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर है 39। तो चलिए देखेंगे, पवित्र उपवन के संदर्भ में है। पवित्र उपवन धार्मिक या सांस्कृतिक महत्व के कारण
स्थानीय समुदायों द्वारा संरक्षित वन के परंपरागत भूखंड है। पहला कथन सही है इसमें। वही दूसरा है, इन उपवनों की मूल स्थिति को बनाए रखने के लिए इनमें सामान्य तौर पर किसी भी प्रकार के मानवीय हस्तक्षेप की अनुमति नहीं होती है। तो दूसरा कथन गलत है। जो वहाँ से पहले से रह रहे हैं, जो जनजातीय लोग हैं वहाँ पे हैं, उनकी ये अनुमति रहती है। तो पहला कथन गलत, पहला सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, हो जाएगा क्या, ओनली वन हो जाएगा। चलिए 40 नंबर देखेंगे। शैवाल प्रस्फुटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ये छोटे हरित पादपों की सघन परतें हैं जो पोषक तत्वों की प्रचुरता होने पर झीलों और अन्य जल निकायों की सतह पर घटित होता है। दूसरा है, पादप पलवक की अत्यधिक वृद्धि मछली की आबादी के लिए लाभकारी है जो खाद्य पदार्थ के लिए इस पर निर्भर है। और तीसरा, इससे जल की गुणवत्ता खराब होती है जिससे मानव स्वास्थ्य पर विषाक्त प्रभाव पड़ता है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 40। चलिए आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40। ये छोटे हरित पादपों की सघन परतें हैं जो पोषक तत्वों की प्रचुरता होने पर झीलों और अन्य जल निकायों की सतह पर घटित होते हैं। पहला कथन सही है। दूसरा है, पादप पलवक की अत्यधिक वृद्धि मछली की आबादी के लिए लाभकारी है जो खाद्य पदार्थ के लिए इस पर निर्भर है। दूसरा कथन गलत है। तीसरा है, इससे जल की गुणवत्ता खराब होती है जिससे मानव स्वास्थ्य पर विषाक्त प्रभाव पड़ता है। तीसरा कथन सही है। कितने कथन सही हैं? तो दो कथन सही है। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? बी लगा देंगे, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली हो जाएगा 2। चलिए आगे बढ़ते हुए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। जैव विविधता की माप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, प्रजाति प्रचुरता किसी दिए गए पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर अद्वितीय प्रजातियों की संख्या है। दूसरा है, प्रजाति समरूपता किसी प्रजाति की दुर्लभता को इंगित करता है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 41। तो जैव विविधता के माप के संदर्भ में है, प्रजाति प्रचुरता किसी दिए गए पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर अद्वितीय प्रजातियों की संख्या है। पहला कथन सही है। दूसरा है, प्रजाति समरूपता किसी प्रजाति की दुर्लभता को इंगित करता है। तो दूसरा भी कथन सही है। कितने सही है? दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी लग जाएगा, एक और दो, दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। शब्दावली दिया है, यहाँ पर विवरण दिया हुआ है, प्रोविजनिंग दिया है, दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनर्गठन की तकनीक, ड्रिप प्राइसिंग दिया है, उत्पाद की कीमत के केवल कुछ हिस्से का विज्ञापन किया जाता है, फ्रंट रनिंग दिया है, ओवर सब्सक्राइब्ड इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ की स्थिति। कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 42। क्वेश्चन नंबर 42। चलिए आंसर करिए इसका, क्वेश्चन नंबर 42 का। तो देखेंगे प्रोविजनिंग, यहाँ पे दिया है दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के पुनर्गठन का तकनीक। तो देखिए पहला कथन गलत हो जाएगा, पहला कथन इसमें गलत हो जाएगा। देखिए आरबीआई ने परियोजनाओं का वित्तपोषण करने वाले ऋणदाताओं के लिए प्रोविजनिंग संबंध में दिशा निर्देशों का मसौदा जारी किया था। और इसमें क्या है कि बैंक सभी नुकसान क्षतिपूर्ति के लिए लाभ एक निर्धारित राशि अलग रखा गया है। ठीक है, तो पहला कथन गलत हो जाएगा। वही दूसरा है ड्रिप प्राइसिंग, ड्रिप तो उत्पाद की कीमत केवल कुछ हिस्से का विज्ञापन किया जाता है, तो ये सही है। तीसरा है फ्रंट रनिंग, ये कह रहा है ओवर सब्सक्राइब्ड इनिशियल पब्लिक, मतलब आईपीओ की स्थिति। तो तीसरा भी कथन इसमें गलत हो जाएगा, तीसरा भी कथन इसमें गलत हो जाएगा, ये इसके लिए नहीं है। तो इसमें क्या लगाएंगे? इसमें कितने कथन सही हैं? केवल एक, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, क्या हो जाएगा? ओनली वन हो जाएगा। चलिए 43 नंबर देखेंगे।
भारत में तंबाकू की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक और आयातक है। वही दूसरा है, तंबाकू की खेती के लिए अत्यधिक वर्षा, सामान्यतः 1000 मिलीमीटर से अधिक की आवश्यकता होती है। और तीसरा है, फ्लू क्योर्ड, वर्जीनिया और चरेटू तंबाकू की आयातित किस्में हैं। कितने सही नहीं है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 43 है। कितने सही नहीं है? तो भारत तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक आयातक है। उत्पादक और आयातक क्या दोनों है क्या? देखिए, भारत जो है तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। दूसरा, न कि सबसे बड़ा, सबसे पहला नहीं है। तंबाकू की खेती के लिए अत्यधिक वर्षा, सामान्यतः 1000 मिलीमीटर से अधिक की आवश्यकता होती है। इतना थोड़ी ना होता है, ये होता है कम से कम 1200 चाहिए इसको। दूसरा भी कथन इसमें गलत हो जाएगा। तीसरा है, फ्लू क्योर्ड, वर्जीनिया और चेरूट तंबाकू की आयातित किस्में हैं। तो इसमें तीसरा बेटा देंगे, तीसरा भी कथन गलत हो जाएगा। ये पिक्का तंबाकू, ये उड़ीसा में होता है। तो तीनों ही कथन गलत है। और कितने कथन गलत पूछा हुआ है? तीनों गलत है, सभी लगा देंगे, सभी तीनों। चलिए आगे बढ़ते हुए 44 नंबर देखेंगे। फ्लाई ऐश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ताप विद्युत संयंत्र के बॉयलर में चूड़ित कोयले का दहन करने पर फ्लू गैसों के साथ फ्लाई ऐश भी निकलती है। और दूसरा है, यह कंक्रीट के उत्पादन के लिए प्रयुक्त पोर्टलैंड सीमेंट को प्रतिस्थापित कर सकता है। और तीसरा है, फ्लाई ऐश से बना कंक्रीट परंपरागत कंक्रीट की तुलना में अधिक मजबूत और टिकाऊ होता है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 44, फ्लाई ऐश। तो पहला है, ताप विद्युत संयंत्र के बॉयलर में चूड़ित कोयले का दहन करने पर फ्लू गैसों के साथ फ्लाई ऐश भी निकलती है। तो पहला कथन सही है। वही दूसरा है कि यह कंक्रीट के उत्पादन के लिए प्रयुक्त पोर्टलैंड सीमेंट को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो दूसरा भी कथन सही है, मतलब पहला भी सही, दूसरा भी सही। तीसरा बोलता है, फ्लाई ऐश से बना कंक्रीट परंपरागत कंक्रीट की तुलना में अधिक मजबूत और टिकाऊ होता है। तो तीसरा भी कथन सही हो जाएगा। सभी कथन सही है तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सही है। चलिए 45 नंबर देखेंगे। पर्यावरण प्रभाव आकलन यानी कि EIA प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, EIA संधारणी विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु एक प्रबंधकीय तकनीक है। वही दूसरा है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत सभी विकासात्मक गतिविधियों के लिए EIA अनिवार्य है। कितने कथन सही हैं इसमें से? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर है 45। क्वेश्चन नंबर 45। तो EIA संधारणी विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु एक प्रबंधकीय तकनीक है। पहला कथन सही है। और दूसरा है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत सभी विकासात्मक गतिविधियों के लिए EIA अनिवार्य है। अनिवार्य है, दूसरा कथन गलत हो जाएगा, अनिवार्य नहीं है। चलिए, तो पहला सही, दूसरा गलत, तो ऑप्शन नंबर ए लग जाएगा। हो जाएगा क्या? ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा प्रदूषकों का मिश्रण है जो तब निर्मित होता है जब नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक VOC वॉक्स सूर्य के प्रकाश से अभिक्रिया करते हैं। इससे शहरों के ऊपर भूरे रंग की धुंध बनती है। तो ये दूसरा है, सामान्य धूम कोहरा उष्ण जलवायु में बनता है जब कोयले के दहन से निर्मित उत्पाद अत्यधिक संक्षारक सल्फ्यूरिक अम्ल के बूंदों के साथ मिल जाते हैं। कितने सही हैं इसमें से? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? 46 नंबर। तो देखिए, पहला कह रहा है कि प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा प्रदूषकों का मिश्रण है जब निर्मित होता है तब निर्मित होता है जब नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक वॉक्स सूर्य के प्रकाश से अभिक्रिया करते हैं। इससे शहरों के ऊपर भूरे रंग की धुंध बनती है। पहला सही है। दूसरा बोलता है, सामान्य धूम कोहरा उस जलवायु में बनता है जब कोयले के दहन से निर्मित उत्पाद अत्यधिक संक्षारक सल्फ्यूरिक अम्ल की बूंदों के साथ मिल जाते हैं। दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तो पहला सही, दूसरा गलत। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। हो जाएगा ओनली वन।
चलिए 47 नंबर देखेंगे। ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? क्योटो, पेरिस, मॉन्ट्रियल या बेसल? तो देखिए ओजोन क्षरण करने वाले पदार्थों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल कनाडा में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किया गया। यह संधि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से प्रसिद्ध है। यह संधि 1989 में प्रभावी हुई और इसमें ओजोन क्षरण के हानिकारक प्रभाव को स्वीकार किया गया। क्यों, कौन सा है? मॉन्ट्रियल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो 1987 में यह आया और 1989 में लागू हुआ, प्रभावी हुआ। ठीक है, ओजोन परत के लिए मॉन्ट्रियल। चलिए 48 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, अवैध वन्यजीव व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, भारतीय दंड संहिता 1860, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960। उपयुक्त में से अवैध वन्यजीव व्यापार से निपटने के लिए भारत द्वारा कौन सी पहले की गई हैं? 2 और 3, 1, 3, 4, 1, 2, 4 या 1, 2, 3, 4? 48 नंबर। तो वन्यजीव व्यापार से निपटने के लिए कौन कौन से किया गया है? तो यह है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है, 1860 का है, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो और ये भी है, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 भी है। सभी है तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, हो जाएगा चारों। चलिए 49 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक निकाय भारतीय और विदेशी चिड़ियाघरों के बीच प्राणियों के आदान प्रदान को स्वीकृति प्रदान करता है? राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। 49 नंबर, क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 में लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व ईपीआर वस्तुओं के जीवन चक्र के दौरान उनसे संबंधित पर्यावरणीय लागतों के एकीकरण को प्रोत्साहित करता है। तो वही दूसरा है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्थापित उत्पादक उत्तरदायित्व संगठन पेशेवर संगठन है जो उत्पादकों को उनके ईपीआर लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग करते हैं। कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? तो चलिए देखेंगे। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व ईपीआर वस्तुओं के जीवन चक्र के दौरान उनसे संबंधित पर्यावरणीय लागतों के एकीकरण को प्रोत्साहित करता है। पहला कथन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्थापित उत्पादक उत्तरदायित्व संगठन पेशेवर संगठन है जो उत्पादकों को उनके ईपीआर लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग करते हैं। तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा इसमें, दूसरा कथन इसमें गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, हो जाएगा ओनली वन। चलिए 51 नंबर देखेंगे। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इनमें प्रायः संधारणीय विकास को प्रोत्साहन देने के लिए स्थलीय, समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों को शामिल किया जाता है। तो वही दूसरा है जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र के कोर क्षेत्र सख्त रूप में से संरक्षित है और मानवीय गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। भारत में सभी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के भाग हैं। कितने सही हैं इसमें से? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या तो कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर आपका है 51। तो पहला है कि इनमें प्रायः संधारणीय विकास को प्रोत्साहन देने के लिए स्थलीय, समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों को शामिल किया जाता है। पहला कथन तो इसमें सही है। दूसरा है जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र के कोर क्षेत्र सख्त रूप से संरक्षित है और मानवीय गतिविधियां प्रतिबंधित है। दूसरा भी कथन सही है। तीसरा है भारत में सभी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के भाग हैं। तो तीसरा कथन गलत है, सभी नहीं है इसमें से। तो इसमें से एक और दो सही हो गया, यानी दो कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, हो जाएगा ओनली टू। चलिए 52 नंबर देखेंगे। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत में यह अनिवार्य है कि प्रत्येक संरक्षित वन में उनकी सीमाओं से प्रारंभ होकर न्यूनतम 10 किलोमीटर तक ESZ होना चाहिए। और दूसरा है ESZ 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत अधिसूचित पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कितने सही हैं इसमें से? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? क्वेश्चन नंबर 52।
तो भारत में यह अनिवार्य है कि प्रत्येक संरक्षित वन में उनकी सीमाओं से प्रारंभ होकर न्यूनतम 10 किलोमीटर ESZ जेड होना चाहिए। तो पहला कथन इसमें क्या होगा? पहला कथन इसमें हो जाएगा गलत। और दूसरा देखेंगे, दूसरा कहता है कि ESZ 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत अधिसूचित पारिस्थितिकी रूप में से संरक्षित क्षेत्र है, महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो दूसरा कथन भी इसमें हो जाएगा गलत, दूसरा भी कथन इसमें हो जाएगा गलत। ठीक है, ये 1986 के तहत है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। दोनों कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी लग जाएगा। चलिए 53 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख ओजोन क्षयकारी पदार्थ है? मीथेन, फ्रेयॉन, कार्बन मोनोऑक्साइड या कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 53। ओजोन क्षयकारी पदार्थ वे रासायनिक यौगिक हैं जो पृथ्वी के समताप मंडल में ओजोन परत का क्षरण करते हैं। ठीक है, कौन है? फ्रेयॉन। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, फ्रेयॉन। चलिए 54 नंबर देखेंगे, राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान NIOH के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख संस्थान है। दूसरा है, इसका विशेष ध्यान सिलिकोसिस जैसे धूल संबंधित श्वसन रोगों पर है। तीसरा है, हाल ही में राष्ट्रीय खनिज स्वास्थ्य संस्थान NIMH का विलय NIOH में किया गया है। कितने सही हैं इसमें से? केवल एक, या तो 2 और 3, या तो 1 और 3, या तो 1 2 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 54। तो कह रहा है कि यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख संस्था है। पहला कथन गलत है। देखिए, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के खनन स्वास्थ्य राष्ट्रीय संस्थान की ये खान मंत्रालय है। ठीक है, और दूसरा कहता है कि इसका विशेष ध्यान सिलिकोसिस जैसे धूल संबंधित श्वसन रोगों पर है, तो दूसरा सही है। और तीसरा है कि हाल ही में राष्ट्रीय खनिज स्वास्थ्य संस्थान NIMH का विलय NIOH में किया गया, तो ये भी सही है। 2 और 3 सही है, पहला कथन गलत है। पहला जहां से है तो हटा दीजिए, आपको आंसर मिल गया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए 55 नंबर देखेंगे, जैव विविधता के संदर्भ में ईविल कार्टेट में निम्नलिखित में से कौन से 4 घटकों का समूह शामिल है? पर्यावास हानि, अतिदोहन, विलुप्ति, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। या तो पर्यावास हानि, अतिदोहन, जलवायु परिवर्तन या प्रदूषण, या अतिदोहन, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन या वनोन्मूलन, या तो वनोन्मूलन, प्रदूषण, अतिदोहन, जलवायु। तो क्या लगाएंगे इसमें? देखिए, प्रजातियों का विलुप्त होना मानव अस्तित्व के लिए गंभीर चिंता का विषय हो गया है। यह देखा गया है कि स्तनधारियों की 79 प्रजातियां, पक्षियों की स्तनधारियों की 79 प्रजातियां। ठीक है, स्तनधारी कितनी है? 79 प्रजातियां, और पक्षियों की 44 प्रजातियां, सरीसृपों की 15 प्रजातियां, और उभयचरों की 3 प्रजातियां जो हैं विलुप्त होने के कगार में हैं। देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर आप ए लगा दीजिए, पर्यावास हानि, अतिदोहन और सविलुप्ति, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 56 नंबर देखिए, प्रदूषित स्थल पर प्राकृतिक या निर्मित सूक्ष्म जीवों की आबादी को शामिल करके प्रदूषकों को विघटित करने के लिए देशी सूक्ष्म जीवों की क्षमता में वृद्धि करने की तकनीक को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? जैव संवर्धन, जैव संचयन, आंतरिक जैवोपचार, माइक्रो रेमेडिएशन। 56। तो यह लगा देंगे जैव संवर्धन, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, जैव संवर्धन। क्वेश्चन नंबर 57, प्रतिपूरक वनीकरण कोष CAF अधिनियम 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह अधिनियम भारत के लोक लेखा के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण कोष की स्थापना करता है। और दूसरा है, अधिनियम के अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों को 50% धनराशि प्राप्त होती है। तीसरा है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की इसके खातों की वार्षिक अंकेक्षण करता है। कितने सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, या तो कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 57,
यह अधिनियम भारत के लोक लेखा के अंतर्गत राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण कोष यानी कि NCAF की स्थापना करता है। पहला कथन सही है। दूसरा है यह अधिनियम के अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों को 50% अधिनियम धनराशि जो है प्राप्त होते हैं। 50% होता है स्टेट और सेंट्रल को। तो देखेंगे यहाँ 50% की जगह पे लिखा रहेगा तो इसका 90 और 10 का है। ठीक है, 90 और 10 का हो जाएगा ये राशि। तो दूसरा कथन इसमें हो जाएगा गलत। तीसरा बोलता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसके खातों की वार्षिक अंकेक्षण करता है। तो तीसरा कथन इसमें सही है। तो मतलब ये क्या हो गया, पहला सही है, तीसरा सही है, दो कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी लग जाएगा, हो जाएगा ओनली 2। चलिए 58 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है निच्छालन को जल में घुलनशील जैविक पोषक तत्वों के मृदा संस्तर में रिसाव के रूप में परिभाषित किया जाता है। दूसरा कथन है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ह्यूमस पोषक तत्व भंडार के रूप में कार्य करता है। तीसरा है लिग्रीन और काइटिन की उपस्थिति अपरद के अपघटन की दर को बढ़ाती है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 58 है ये। तो क्वेश्चन नंबर 58 में देखेंगे निच्छालन को जल में घुलनशील जैविक पोषक तत्वों के मृदा संस्तर में रिसाव के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो पहला ही कथन गलत हो जाता है। दूसरा है कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ह्यूमस पोषक तत्वों भंडार के रूप में कार्य करता है। तो दूसरा कथन इसमें सही है। और इसमें तीसरा भी कथन गलत हो जाएगा। तो कितने कथन सही हैं? केवल एक है, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, 59 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सल्फ्यूरिक अम्ल, पेरॉक्सीएसिटिल नाइट्रेट, कड़की पदार्थ, क्षोभमंडलीय ओजोन कितने द्वितीयक प्रदूषक हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, या तो सभी चार। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे? इसमें ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। तीन कथन इसमें सही है। देखिए द्वितीयक प्रदूषक में, प्राथमिक प्रदूषक में देखिए क्या क्या होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और कड़की पदार्थ होता है। ठीक है, कड़की पदार्थ, तो इसमें से कड़की पदार्थ हटा दीजिए, बाकी जितने भी है सब द्वितीयक प्रदूषक हैं। अब सल्फ्यूरिक, पेरॉक्सीएसिटिल नाइट्रेट और क्षोभमंडलीय ओजोन, ऑप्शन नंबर सी लग जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देख लीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करना है। तो वही दूसरा है वर्ष 2030 तक ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करना। और तीसरा है वर्ष 2047 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना। उपयुक्त में से कितने भारत की जलवायु कार्रवाई की पंचामृत रणनीति के घटक हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। देखिए मोदी जी ने दिया था ना वहाँ पे, तो वही पंचामृत के बारे में बता रहा है। तो पहला है वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करना है। तो पहला सही है। दूसरा है वर्ष 2030 तक ऊर्जा स्वायत्तता का 50% नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करना है। तो दूसरा भी कथन सही है। तीसरा बोलता है वर्ष 2047 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना है। तो तीसरा कथन हो जाएगा गलत। 2070 तक का दिया गया है, 47 तक का नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी लग जाएगा, हो जाएगा ओनली 2। क्या होगा? ओनली 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर यूपीएससी 2025 के लिए टेस्ट कर रहे हैं। यूपीएससी का फॉर्म आ चुका है, सभी लोग फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। और डेली टेस्ट होता है, तो ये टेस्ट नंबर 27 है। और जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता जाएगा फुल लेंथ टेस्ट कराया जाएगा 100 क्वेश्चन का। तो और इसका पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक है PR नॉलेज रिसर्च सेंटर 2024। जैसे ही लिखेंगे टेलीग्राम में, आपको इसका टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहीं पर आपको पीडीएफ और जो भी क्वेश्चन हो, जो भी आपका कोई भी डाउट हो, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। आपको तुरंत वहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।